Hello students, welcome to all in this lecture series of refrigeration and air conditioning. First of all, let me introduce myself. My name is Deepak Kumar, Assistant Professor in Aman Bhalla Group of Institutes, Pathankot. And this lecture is going to be in bilingual, that is English as well as Hindi. So let's start. This is our major topic, fundamentals of refrigeration, and this topic is under refrigeration. In this topic, these are the list of topics that I will going to be cover in this lecture. The topics are introduction to refrigeration and air conditioning, difference between refrigeration and air conditioning, flow diagram of refrigerating system, meaning of refrigerating effect, units of refrigeration, coefficient of performance, difference between COP and efficiency, method of refrigeration. And in this topic of method of refrigeration, I will cover only natural refrigeration. This is our first topic, introduction to refrigeration and air conditioning. इस टॉपिक में हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद रेफ्रिजरेशन. Refrigeration may be defined as the process of achieving and maintaining a temperature below that of surrounding. Refrigeration क्या है कि टेम्परेचर को अचीव करना और मेंटेन करना सराउंडिंग से कम, कि वो टेम्परेचर जो हमें सराउंडिंग से कम अचीव करना है और मेंटेन करना है. तो एम क्या है रेफ्रिजरेशन का? To cool space or products to require temperature and preservation of perishable food items. Perishable food items वो food items है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. अब एयर कंडीशनिंग के बारे में देख लेते हैं. एयर कंडीशनिंग क्या है? एयर कंडीशनिंग इज़ अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट एक ही चीज़ है, और इन 4 पैरामीटर्स को हम एयर कंडीशनर जो है वो हमारा कंट्रोल करता है. देन गोइंग फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. सो इन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम है, बट द एप्लीकेशन एरिया इज़ डिफरेंट. सो इन रेफ्रिजरेटर much lower temperature, that is -70 degree Celsius to 5 degree Celsius can be achieved, and in refrigerator no human is present. और एयर कंडीशनर में हम कंट्रोल करते हैं 4 पैरामीटर्स. 4 पैरामीटर्स थे टेम्परेचर ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर. और ये जो एयर कंडीशनर है, दिस वर्क अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कंफर्ट, बिकॉज दे इन एयर कंडीशनिंग स्पेस ह्यूमन प्रेजेंस इज मस्ट. इसके बाद देख लेते हैं फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम. इस फ्लो डायग्राम में 2 रेजरवायर्स है, वन एट कोल्ड टेम्परेचर एंड सेकंड इज़ हॉट रेजरवायर. और ये जो हॉट रेजरवायर है इसका जो टेम्परेचर है वो TH मींस टेम्परेचर हायर, और जो कोल्ड रेजरवायर है उसका टेम्परेचर कम, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर लोअर. तो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में करेगा क्या? जो कोल्ड रेजरवायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और हॉट रेजरवायर में ये उसको हीट को थ्रो कर देगा, और ये काम करने के लिए उसको वर्क इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी. और दिस इज़ आवर फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट चलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट. रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर दैन दैट ऑफ सराउंडिंग. रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमारे कोल्ड रेजरवायर. कोल्ड रेजरवायर को हम वो भी बोल सकते हैं हमारी रेफ्रिजरेटिंग स्पेस, जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर जिसमें हम चाहिए. तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी है ताकि जो हमारा लोअर टेम्परेचर सराउंडिंग से हमने मेंटेन करना है और अचीव करना है. तो जो ये हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है यही हमारा
रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इन टर्म्स इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये जो यूनिट है हमारी रेफ्रिजरेशन की, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और इसको डिनोट करते हैं TR से। सो देख लेते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट produced during uniform melting of 1 ton of ice at 0 degree Celsius to the water at 0 degree Celsius in 24 hours। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि कितना अमाउंट हमें रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट मिल रहा है जब 1 टन ऑफ आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो मेल्ट होके वाटर बन जाएगी, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे इन 24 आवर्स। मतलब एक दिन में 1 टन ऑफ आइस कन्वर्ट हो जाएगी 1 टन ऑफ वाटर में, जिनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उनका सिर्फ फेस चेंज होगा। और उस फेस चेंज होने में जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, और जो सराउंडिंग में हमें रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट मिलेगा, वो होगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हीट होगी लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। सो अभी कैलकुलेशन करते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू कितनी आती है। सो लेटेंट हीट ऑफ आइस इज़ 335 किलो जूल पर kg, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो लेटेंट हीट क्या है? हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ आइस। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होगा? 1 टन में 1000 kg आएंगे, और 1 kg का है 335 किलो जूल पर kg, ये 1 kg का है। और हमें कितना चाहिए? 1000 kg का, क्योंकि 1 टन में 1000, तो 1 TR क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाई 335 इन 24 आवर्स। ये कितना आया हमारा? 24 आवर्स। मतलब एक दिन में ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? 1000 इंटू 335। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इन 1 मिनट में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 24 इंटू 60, 24 आवर्स और 1 घंटे में 60 मिनट्स। तो ये हमें आंसर दे देगा 232.6 किलो जूल पर मिनट। और ये क्या है हमारा थ्योरेटिकल आंसर। थ्योरेटिकली 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ टेकन एज 232.6 किलो जूल पर मिनट, बट हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ टेकन एज 210 किलो जूल पर मिनट। और इसी को हम अगर कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में, तो उसका आंसर आएगा 3.5 किलोवाट, कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.5 किलोवाट। नेक्स्ट चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ डिज़ायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। ये क्या है? रेशो है डिज़ायर्ड इफेक्ट और वर्क इनपुट की। तो इन रेफ्रिजरेशन जो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो वहाँ से मिल रहा है जहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है वही हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था, और रेफ्रिजरेशन में यही होगा हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट। जो हमारी डिज़ायर है, हमारी चाहत है, वो टेम्परेचर को कम करना सराउंडिंग से, तो यहाँ पे वो है टेम्परेचर कम हो रहा है। और ये है हमारी जो कोल्ड रेजर्वायर शो हो रहा है, ये है हमारी रेफ्रिजरेटेड स्पेस। और जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस में से हीट निकल रही है, और यहाँ पे हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट मतलब कूलिंग इफ़ेक्ट मिल रहा है या रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट मिल रहा है, और इसी को बोलेंगे हम डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। और वर्क इनपुट हमारा ये है हमारा वर्क इनपुट, जो इक्वल रहेगा QH माइनस QL, कि हीट एट हायर टेम्परेचर माइनस हीट एट लोअर टेम्परेचर। अभी देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन COP एंड एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी हम नॉर्मली देखते हैं इंजन्स में, तो देख लेते हैं एफिशिएंसी और COP में क्या डिफरेंस है। एफिशिएंसी इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब पावर साइकिल दैट प्रोड्यूस एनर्जी। ये है मेन फोकस, कि जो प्रोड्यूस एनर्जी करते हैं उसमें हम एफिशिएंसी देखते हैं। दैट इज़ एनी स्टीम इंजन, गैस पावर साइकिल,
वाइल COP इज़ यूज्ड फॉर साइकिल दैट कंज्यूम एनर्जी। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क इनपुट हो रहा है ना कि वर्क आउटपुट। हमें वर्क आउटपुट मिल नहीं रहा, हम वर्क इनपुट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। और एफिशिएंसी हम देखेंगे जहाँ पे हमारा साइकिल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे स्टीम और गैस पावर साइकिल। सेकंड हम देखेंगे एफिशिएंसी आर इक्वल टू और लेस देन 100% and refers to power cycle where work is generated, and COP is equal to or greater than 1 and refers to refrigeration cycles। जो efficiency है वो equal to और less than 100% होगी, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये 100% से कम या 100% के इक्वल होगी। और आइडियल केस में 100% होती है और जो रियल केस है उसमें 100% से कम ही होती है। क्यों? ड्यू टू लॉसेस। और COP में हम देखेंगे कि वो COP है वो एक या एक से ज़्यादा ही होगी, और COP हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा जो साइकिल है वो ज़्यादा बढ़िया होगा। देन हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन की रिलेशन बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम एंड एफिशिएंसी। तो दिस इज़ अ रिलेशन कि 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी। ये है रिलेशन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन और एफिशिएंसी में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है उसको हम कैटेगराइज्ड करते हैं दो पार्ट्स में, नेचुरल रेफ्रिजरेशन और आर्टिफिशियल और मैन मेड रेफ्रिजरेशन। नेचुरल रेफ्रिजरेशन में हम देखेंगे नॉकटर्नल कूलिंग और इवेपोरेटिव कूलिंग, और आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन में हम देखेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बट इस लेक्चर में हम ओनली नेचुरल रेफ्रिजरेशन देखेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन के आपके सब्जेक्ट के इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, जैसे VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, इनको हम कवर करेंगे चैप्टर्स में। लेकिन इन दिस लेक्चर वी विल कवर ओनली नॉकटर्नल कूलिंग और इवेपोरेटिव कूलिंग विच इज़ लाई अंडर नेचुरल रेफ्रिजरेशन। सो देख लेते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेशन का। द आर्ट ऑफ आइस मेकिंग बाय नॉकटर्नल कूलिंग। In this method, ice was made by keeping a thin layer of water in a shallow earthen tray and then exposing the tray to the night sky. Compacted hay is about 0.3 mm thickness was used as insulation. The water loses heat by radiation to the stratosphere, which is at around -55 degrees Celsius, and by early morning hours the water in the tray freezes to ice, and this method of ice production was very popular in India. इस मेथड में क्या करते हैं कि एक लेयर बनाते हैं वाटर की, जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो एक ग्राउंड में उसको रखा हुआ है, और जिसको साइड पे हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, और इंसुलेशन किसकी है? हे की, HAY हे, कंपैक्टेड हे है, ये प्रोवाइड करेगी इंसुलेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लो टेम्परेचर है -55 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है वो यहाँ से जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो उतना होगा। और यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल हीट ट्रांसफ़र होगी बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन। जो हीट ट्रांसफ़र मोड्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पे जो मोड काम करेगा हमें हमारी आइस को फॉर्मेट करने के लिए, तो वो होगा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हम मान के चलते हैं हायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर लोअर। तो यहाँ से क्या होगा, जो हीट है वो नेचुरली एट टेम्परेचर हायर टू टेम्परेचर लोअर ट्रांसफ़र होगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ से हमारी जो हीट है वो लूज़ होगी और यहाँ पे हीट क्या होगी, गेन।
तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है और ये जो हमारा वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, और कम होते होते ये इतना कम हो जाएगा कि ये जो एक आइस की एक पतली सी लेयर ऊपर बना देगा। और ये जो मेथड है ये एक नेचुरल रेफ्रिजरेशन है, और ये अभी इस टाइम पे अगर हम देखें तो ये नेचुरल रेफ्रिजरेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमारा स्काई है वो क्लियर होना चाहिए, लेकिन आज के इस युग में यहाँ पे हमें क्लियर स्काई नहीं मिलेगा। उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें क्लाउड्स मिलेंगे या फिर ट्रीज़ मिलेंगे आसपास में। तो इस मेथड को हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो एक क्लियर स्काई चाहिए जिसमें हीट ट्रांसफ़र में कोई भी रुकावट ना आए। तो ये जो मेथड है अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेशन का सेकंड टाइप, वो है इवेपोरेटिव कूलिंग। So evaporating cooling is a process of reducing the temperature of a system by evaporation of water. Evaporating cooling में क्या होता है कि टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस कैसे करना है? वाटर की इवेपोरेशन से। द वाटर मोलिक्यूल्स हैविंग हाई एनर्जी और हाई काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप द सरफेस, हैंस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। देखिए यहाँ पे जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी जिस एनर्जी से वो मूव कर रहे हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो क्या कर जाएंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके यहाँ से इसकी जो सरफेस है उससे बाहर निकल जाएंगे। और इन दो मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा गैप होने के कारण ये क्या बन जाएंगे? वेपर। और यहाँ पे जो बाकी बचे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अगर जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप कर रहे हैं, तो जो बाकी पीछे बच गए और ये पूरी सिस्टम की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं। So evaporative cooling is based on the thermodynamics of evaporation of water, that is the change of liquid phase of water into water vapor. This phase change requires energy which is called latent heat of evaporation. This is the energy required to change a substance from liquid phase to gaseous phase without changing a temperature. So evaporative cooling में क्या होता है? वाटर की इवेपोरेशन होती है, मतलब वाटर जो है वो लिक्विड फेज से वेपर फेज़ में चला जाता है, और इस फेज़ चेंज होने के लिए उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ फेज़ चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हम इसको एग्जांपल की मदद से हम इसको समझेंगे। सो इवेपोरेटिव कूलिंग हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज टू ऑब्टेन कोल्ड वाटर बाय समर बाय स्टोरिंग द वाटर इन अर्दन पोर्ट्स। ये एक कॉमन एग्जांपल है इवेपोरेटिव कूलिंग की, जिसमें अर्दन पोर्ट्स में जब हम पानी डालते हैं तो जो पानी अंदर अर्दन पोर्ट के होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें हम समझने के लिए हम देखेंगे एक फिगर को। इसमें क्या होता है? जो अर्दन पोर्ट होता है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो पोर्स में से होके सरफेस, उसके बाहर के सरफेस के ऊपर आ जाता है। और वहाँ पे जब वो सरफेस के ऊपर आता है तो ये क्या करता है? ये लेटेंट हीट को अब्जॉर्ब करता है। लेटेंट हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? ये जो वाटर है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लेटेंट हीट है वो ये जो अंदर पानी है उससे लेता है। तो इससे क्या होगा? जो हीट है वो जो पानी अंदर स्टोर किया हुआ है उससे वो क्या हो रहा है? निकल रही है।
तो अगर यहाँ से हीट कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर को कम कर देगा। तो जो हीट यहाँ से वो अब्जॉर्ब करके वाटर लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारा जो पानी है वो इस अर्दन पोट के अंदर है वो ठंडा हो जाएगा। सो द वाटर पेनिट्रेट्स थ्रू द पोर ऑफ अर्दन वेसल टू इट्स आउटर सरफेस where the evaporates to the surrounding, absorbing its latent heat in part from the vessel which cools the water. तो ये है जो एक कॉमन एग्जांपल है इवेपोरेटिव कूलिंग की। थैंक यू।